हम करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ध्यान से इसको ना समझने की कोशिश करना। रिवर्सिबल देखो ये भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में होता है, मैं बताता हूँ आपको। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता हो तो प्लीज शेयर कर सकता है। तो जैसे हमने जो आइस से वाटर बनाया, फिर वाटर से आइस। देखो, आइस से वाटर और वाटर से सर आइस। आई थिंक जो इन्फाइनाइटली स्मॉल एकदम छोटे छोटे स्टेप लेके जो चेंज हो रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आपने ये चैप्टर किया हुआ है निधि है। नहीं सही है ये। चलो देखो, देखो ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए प्लीज, मैं क्या करता हूँ, एक वेसल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेसल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो एक वेसल लेते हैं। ठीक है, ये वेसल ली मैंने और इसमें एक गैस फिल कर दी। ठीक है, गैस फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं गैस को फिल। ठीक है, इसके अंदर गैस है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन है और ये मूवेबल पिस्टन है, यानी कि ये मूव कर सकता है। मूवेबल पिस्टन, ये मूव कर सकता है। ठीक है, मूवेबल पिस्टन है। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, ढेर सारे सैंड के पार्टिकल्स रख देता हूँ। ढेर सारे सैंड के पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। छोटे छोटे क्या हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है नहीं। अब देखिए इनिशियली क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। ये क्या है, पहले तो बात तो मैं बता देता हूँ। पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ सैंड। अब देखिए क्या होगा, इनिशियली अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स ऑफ सैंड, इनिशियली अगर मैं बात करूं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि यहाँ पर ये इसके ऊपर गैस, ये पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और गैस का भी प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर हो रहा होगा, बताइए। यस सर। अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से बताना मेरे को क्या होगा, आप खुद बताना। अगर मैं यहाँ से सैन का एक, मतलब एक कण जो होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, सैंड का जो ग्रेन। एक, हाँ ग्रेन, ठीक है ना, एक ग्रेन, आप इसको ग्रेन, एक ग्रेन रिमूव करते हैं सैंड का। तो इनिशियली तो क्या है, देखिए मेरे को बताना, इनिशियली यहाँ पर क्या है, पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, इनिशियली ये है। बट अगर आप एक सैंड रिमूव करते हो, स्टेप टू, ठीक है ना, स्टेज टू, मतलब अगर आप देखिए, अगर एक ग्रेन रिमूव कर दिया, स्टेज टू, स्टेज टू में क्या किया आपने, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन, हाँ आफ्टर रिमूवल ऑफ वन सैंड पार्टिकल, आपने सैंड पार्टिकल एक रिमूव किया। जैसे ही एक रिमूव करेंगे, तो मेरे को बताओ प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल सेम, मतलब इनमें, इनके बीच में क्या आ जाएगा बताओ, ये थोड़ा सा जो मूवेबल पिस्टन है ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। किसकी तरफ मूव करेगा, मतलब ऊपर मूव करेगा नीचे, सर ऊपर। और ऊपर। ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर पी इंटरनल। ठीक है नहीं, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, देखो अगर मैं यहाँ तो सैंड पार्टिकल रख दूँ या निकाल दूँ, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डी पी, स्मॉल चेंज आएगा, बहुत कम। या तो अगर मैं प्रेशर को, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर या तो कम कर दो या ज़्यादा कर दो। चलो अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ प्रेशर कहाँ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर ये सैंड पार्टिकल्स रिमूव कर रहे हो आप, तो किसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, मतलब इंटरनल प्लस समथिंग आएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी इंटरनल प्लस डी पी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ये हो जाएगा, बताइए।
जब जाके ये रुक जाएगा, यही होगा। यस सर। अब देखो ये सैंड पार्टिकल एक रिमूव किया, अब आपको पता है जो डीपी होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ये बहुत कम है ये, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं जो डीपी है, यहाँ पर हम बोलते हैं जो डीपी है इज वेरी वेरी स्मॉल, जिसको बहुत कम है, इसको हम ये बोल सकते हैं डिफरेंशियल, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल जिसको आप बोलते हैं ना, उसका मीनिंग क्या होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल चेंज भी बोल सकते हो इवन, ठीक है नहीं। तो ये बहुत स्मॉल है डिफरेंशियल चेंज। तो फिर बताइए क्या हुआ सेकंड स्टेज में भी, पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल आ गया सेकंड स्टेज में भी, बताइए यही हो जाएगा, यस। क्योंकि इसका मतलब है कि जो डीपी है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अगर ये जीरो को अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल, यहाँ पर हो गया ये, ठीक है नहीं। बट ये तभी हुआ क्योंकि प्रेशर इट जो इज डिफरेंस आ रहा है बहुत कम आ रहा है। बट अगर स्टेज टू, फिर हम मैं एक सैंड पार्टिकल और रिमूव करता हूँ, अगर एक सैंड पार्टिकल और रिमूव करता हूँ तो फिर क्या आएगा, फिर डिफरेंस आएगा, डीपी आएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा, फिर पी इंटरनल एक्सटर्नल होगा। बताइए। यस सर। यानी कि कहने का मतलब है कि देखो जब पी इंटरनल और इक्वल टू पी एक्सटर्नल आ रहा है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि एक ये कौन सी स्टेज है, डेट वन इज दी इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि जो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो आप मेरे को ये बताइए, एक पार्टिकल रिमूव किया फिर पी इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, फिर सेकंड पार्टिकल रिमूव किया फिर दोबारा आ जाएगा ये, यस। फिर एक्सटर्नल आ जाएगी, फिर थर्ड पार्टिकल, फिर ये आएगा। तो यानी कि एक एक सैंड पार्टिकल्स रिमूव करते जा रहे हो और हर एक स्टेज में पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल इक्वल होता जा रहा है। तो यानी कि आप बताओ हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, यस सर। और धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये एक्सपैंड होता जाएगा, यस। ठीक है नहीं। धीरे 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 ये एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है नहीं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने इसको धीरे 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 करके ना एक्सपैंड करवा दिया यहाँ तक, ध्यान सर से क्योंकि सुनना। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम हर एक स्टेज को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, बट बाय स्मॉल चेंज, मैं फिर बोल रहा हूँ बाय स्मॉल चेंज के साथ। अब क्या करिए, यहाँ तक धीरे धीरे आपने सैंड पार्टिकल्स इतने ज्यादा रिमूव कर दिए कि ये जो वेसल है यहाँ, ये जो मूवेबल पिस्टन है यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है नहीं। पॉइंट समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बताइए स्टूडेंट। यस यहाँ सर, से आ रहा यहाँ, है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से ये यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है नहीं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, मतलब ठीक है नहीं, कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। तो पहले ये यहाँ पर था, यहाँ थे, अब वहाँ से वहाँ पर मूव कर गए, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझना, इतना मूवमेंट हो गया, ठीक है ना, इतना मूवमेंट हो गया। तो ये प्रोसेस हुआ है, बहुत स्लो प्रोसेस हुआ है। इसीलिए देखो इसको हम ये भी बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, मैं आगे लिखा हुआ टर्म बता दूंगा, क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं ना उसको क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, मैं इसको इसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं स्मॉल चेंज करता जाऊं, देखो इसको अगर मैं स्मॉल चेंज दोबारा मैं एक एक स्टोन पार्टिकल्स रखता जाऊं, ठीक है नहीं, तो दोबारा इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बताइए। यस सर, कर सकते। ठीक है नहीं, यानी कि देखो रिवर्सिबल प्रोसेस वही होता है जिसको आप स्मॉल चेंज करते करते दोबारा, स्मॉल चेंज करने से दोबारा आप सेम स्टेज में ले आते हो, ठीक है नहीं। हम ये बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस वही होता है कि, ठीक है ना, इट विच कैन बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स, यानी कि जो स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, और जो बहुत स्लो हो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और जिसमें हर एक स्टेज में क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। समझ आया पॉइंट या नहीं आया, प्लीज मेरे आ को गया। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को आ नहीं गया। आया ना, हाँ क्लियर है ना सभी को, एरिका क्लियर है ये आपको पॉइंट। चलिए देखिए अब बताते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है, देखिए इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ इरिवर्सिबल का मीनिंग भी अब देखिए जो रियल लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं ना वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन में आपने कुछ स्टोन रखे हुए हैं, मान लीजिए हैवी स्टोन्स, मान लीजिए ये M1 का स्टोन है,
ठीक है नहीं, हैवी स्टोन है, और ये M2 का स्टोन है, ठीक है नहीं, M2 kg का, ठीक है नहीं, और ये मान लीजिए M3 का स्टोन है, ठीक है नहीं, M3 का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस करता हूँ, तो पहले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर गैस ले रखी है आपने, तो गैस ले रखी है, तो गैस भी यहाँ पर क्या करेगी, इंटरनल प्रेशर। पहले तो देखो दोनों इस तरह से स्टेज होंगे कि पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल रहेगा, ऐसे ही होगा इनिशियली, यस सर। ठीक है नहीं, इनिशियली हम बोलेंगे P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल। बट अब मेरे को ये बताइए, अभी अगर मैं ऊपर M3 रिमूव कर देता हूँ तो क्या होगा, जरा बताइए। पी इंटरनल प्लस एक प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल। हाँ सर तो ये पी हम बोलेंगे इंटरनल बढ़ जाएगा काफी। बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे जो डिफरेंस आएगा ना बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल वन ब्रिक, अगर आप वन ब्रिक को रिमूव करते हो तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि जो P इंटरनल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब P इंटरनल डिफरेंस जो आएगा, प्रेशर अंदर एराइज हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में। अब देखो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, बस कहने का मतलब ये है कि इंटरनल मैग्नीट्यूड में अगर बात करूं, मैग्नीट्यूड में P इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा P के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। लार्ज यस चेंज सर। आएगा ना, लार्ज चेंज। देखो मैग्नीट्यूड में आपको यहाँ पर ना प्लस माइनस लिख देता हूँ, ताकि देखो मैं रख भी सकता हूँ, और मैं सीधे सीधे बस जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिमूव भी कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। अब डायरेक्ट जाने की मत करिए, बट आप देखिए यहाँ पर चेंज जो आएगा प्रेशर का वो बहुत ज़्यादा आएगा। पहले जो चेंज आ रहा था वो स्मॉल आ रहा था, अब जो प्रेशर का चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं यहाँ पर भी दोनों कर देता हूँ प्लस माइनस, ये मतलब समझ रहे हो ना प्लस माइनस का क्यों मीनिंग है, कि यहाँ तो मैं रिमूव करूँ या ऐड करूँ, समझ रहे हैं ना ये यस। पॉइंट। यस तो अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर मेरे को बताओ सेकंड स्टेज में, ये स्टेज सेकंड है, ठीक है, स्टेज सेकंड, तो स्टेज सेकंड में बताओ P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल हुआ, नहीं। नहीं हुआ, तो यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहा, नो। नहीं रहा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इरिवर्सिबल में हर एक स्टेज जो होती है वो इक्विलिब्रियम में सब नहीं सेम होती। नहीं होती। हाँ इक्विलिब्रियम नहीं होती, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक ब्रिक रिमूव भी की है, ठीक है नहीं, मान लीजिए एक ब्रिक रिमूव की है, ठीक है नहीं, तो मैं अगर मान लेता हूँ इसको आपने रिमूव कर दिया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से देखिए यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए ये मूव कर जाता है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट मान लीजिए यहाँ पर मूव कर गया। अब इसके ऊपर अभी भी M1 है, ठीक है नहीं, और M2 है, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, हाँ अब ये रिवर्सिबल हो सकता है, नो सर। क्यों नहीं हो सकता। सर, अगर हम मास वापस रख दें तो हाँ हाँ बताइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो रिवर्सिबल कभी भी आपने बताना होता है ना, तो वो हमेशा स्मॉल चेंज से बताते हैं, हमेशा याद रखना, स्मॉल चेंज से। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, एकदम से मास आप हटा रहे हो और ऐड कर रहे हो, ये स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है, लार्ज। लार्ज। लार्ज चेंज। तो लार्ज चेंज से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, इसीलिए आप इंटीग्रेशन करते हो ना, स्मॉल चेंज स्मॉल 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 ऐड करते हो जिसमें कांस्टेंट रहता है, तो कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर आप लार्ज चेंज से दोबारा रिवर्स लेके आने की कोशिश करते हो ना, तो मतलब उसको हम रिवर्सिबल बोल ही नहीं सकते, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर बट निश्चय का भी पॉइंट सही है कि अगर फिर से वेट रख दे तो फिर से वो इनिशियली पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए अगर हम देखो कोशिश करें प्रैक्टिकली, मतलब ठीक है अगर आप बोलते हो वैसे, अब प्रैक्टिकली पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, वो इतना इजीली आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अचानक से आप पहले उठाया मास फिर रख दिया, तो उसको तो एडजस्ट होने में इतना टाइम लग जाएगा। पहली बात तो आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो मतलब इतना इजी नहीं है मेंटेन करना, और उतनी पोजीशन भी श्योर नहीं है कि वो सही ही रहेगी, क्योंकि अचानक से रिमूव करते हो और रखते हो, ये रियल लाइफ में अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना आप, तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत सी एनर्जी लॉस भी होती है, कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है, एग्जैक्ट देखो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा जैसे आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मिल रहा था। और वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से दोबारा सेम पोजिशन में आ जाते हैं। लार्ज चेंज इन वेरिएबल से कभी नहीं कर सकते आप, मैं आपको बता देता हूँ, लार्ज चेंज इन सर तो वेरिएबल मतलब अगर एक चीज हम हटाए तो हम इसको हमेशा के लिए हटा देंगे, ऐसा? हटा नहीं देंगे, हाँ मतलब इसको हाँ ऐसे ही बोल सकते हो।
ठीक है नहीं, मतलब इसमें एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हो जाएगा जो अचानक से हो रहा है और जिसमें हर एक स्टेज में इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल बोलना जो आप बोल रहे हो सेम पोजीशन में, अब देखो रिवर्सिबल वैसे तो उस टर्म में नहीं बोल रहे जो आप बोल रहे हो अचानक उसी पोजीशन में आ जाएगा, बट ये बोलना ज्यादा बढ़िया है कि स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से अगर दोबारा लेके आ सकते हो ना उस पोजीशन में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज चेंज हो रहा है पहली बात तो वो डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, उसको छोड़ ही दो आप। अगर आप स्मॉल चेंज इन वेरिएबल करोगे तभी डेफिनेशन में आएगा रिवर्सिबल, समझ रहे हो। ओके। देखो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, आप इसको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना भी, ये यहाँ पर क्या ले रखी है हमने, गैस। ठीक है, निश्चय क्लियर है पॉइंट, अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी भी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर देखो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखिए डेफिनेशन पढ़िए एक बार, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। द प्रोसेस कैरिड आउट सो स्लोली that system is always in equilibrium with surrounding and it takes infinite time to complete the process. This is done by small change in variables. बताइए क्लियर हो रही है डेफिनेशन। यस सर। अब उसके बाद इरिवर्सिबल की डेफिनेशन भी मेरे को बताइए जरा, समझ आ रही है या नहीं आ रही। द प्रोसेस विच गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इन डेफिनेट टाइम एंड प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स। अब आप स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से वापस लाना चाहते हो बट वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ अचानक से नहीं करना, स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से, वो तो है ही नहीं है ना, आपने तो ब्रिक ही रिमूव कर दी है पूरी। समझ आया पॉइंट या नहीं आया। आ गया सर। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में अचानक से चला जाता है, एक डेफिनेट टाइम में चला जाता है, और जिसको आप बाय स्मॉल चेंजिंग वेरिएबल से रिवर्स भी नहीं कर सकते। ठीक है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। रिवर्सिबल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस इज वेरी वेरी लेस, जो आप निग्लेक्ट कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, और ये बहुत लार्ज होता है ना, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बताया ना मैंने अभी, मतलब सर उसका इधर पहले। फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 है, मतलब उसी के कारण भी फोर्स भी लगेगी ना, वही तो। ओके। अब इसमें बताओ, इन एवरी स्टेज एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, और इसी को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब यही होता है जो बहुत स्लो होता है। अब इसमें क्या है, इन एवरी स्टेज एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू इंटरनल, तो ये नॉट क्वासी स्टैटिक होगा, स्लो नहीं होता ये। क्वासी स्टैटिक मतलब स्लो नहीं होता है। क्लियर है डिफरेंस ये, बताओ। यस। अब उसके बाद देखिए, इट कैन सर बी रिवर्स, क्वासी स्टैटिक मतलब? वही होता है जो बहुत स्लो होता है, बहुत ओ, स्लो होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड मतलब इट कैन बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स, बिल्कुल अभी बताया मैंने, इसको आप बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हो। देखो इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर लिया, बट स्लो 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 करोगे ना, इवन पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा। बट इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब पता चलता है। इट कांट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स, इसको स्मॉल चेंज इन वेरिएबल से रिवर्स नहीं कर सकते। अब उसके बाद देखिए रियल, ये तो है आइडियल प्रोसेस होते हैं, और आइडियल प्रोसेस रियल लाइफ में कुछ होते नहीं है। और ये कौन से प्रोसेस होते हैं, रियल प्रोसेस, रियल लाइफ में यही प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल। क्लियर है ये पॉइंट, बताइए। यस। सर बट अगर हम भी एक एक पार्टिकल हटाए सैंड का तो फिर तो। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है, पहले तो सैंड पार्टिकल्स को एक कलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। एक जो होता है ना उसमें सैंड पार्टिकल्स का एक ग्रेनुअल जो होता है ना, उसको कलेक्ट, उसको तो निकालना ही बड़ा मुश्किल है। करके सर देख। क्यों सर, एक वो भी तो होता है ना, एक चिमटा जैसा कुछ, सो उससे निकाले तो हो जाएगा। देखिए तो फिर सैंड का, लैब प्रोसेस नहीं हो गई। सैंड का एक पार्टिकल शायद आपको विजिबल ही नहीं होगा, शायद होगा विजिबल। पर होगा। मेरे को जहां तक लगता है नहीं विजिबल होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप जो देख रहे हो ना उसमें ढेर सारे सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से ब्रेक करना है, बहुत अच्छे से, एक मॉलिक्यूल जो होता है मॉलिक्यूल की तरह मान लो आप। वो तो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है वो प्रैक्टिकली। नहीं है। आप बोल रहे हो कि जो देखो पर उसको, एक्चुअली वो थोड़ा सा देखा जाए तो वो भी कलेक्शन होता है बहुत सारे सैंड। हाँ बिल्कुल, ठीक है नहीं, कलेक्शन होता है वो भी। ठीक है, तो ये आइडियल प्रोसेस है, और ये क्या लेता है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। और ये क्या है, इट टेक्स
डेफिनेट टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। तो रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी बताइए कोई डिफरेंस, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये देखो, अब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है ये तो बता दिया मैंने। अब जितने मैंने इससे पहले स्पेशल प्रोसेस बताए थे ना आइसोथर्मल, अब जो आइसोथर्मल है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल भी हो सकता है। और मैंने बताया आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक भी हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक भी हो सकता है। और आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक भी हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोबारिक भी हो सकता है। एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी हो सकता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक भी हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ पूरे चैप्टर में हमने करना क्या है, अब इससे आपको आइडिया लग जाता है। तो जैसे मैंने बताया ना अभी रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप पहले सारी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज निकालते हो उसकी, मतलब इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट, वर्क, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की भी सारी क्वांटिटीज, फिर रिवर्सिबल आइसोबारिक की भी सारी क्वांटिटीज, ठीक है नहीं, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक की भी सारी क्वांटिटीज, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की भी सारी क्वांटिटीज। बस यही करना है हमने, सारे प्रोसेस जो स्पेशल प्रोसेस हैं इनकी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज निकालते जाना है। बस यही चैप्टर है, मैंने आपको बता दिया मेन। ठीक है, पता चला मेन क्या करना है हमने इसमें। यस सर। प्रोसेस और उनकी क्वांटिटीज निकालते जाइए। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है, देखो 7th टर्म। अब मेरे को बताओ किसी भी सिस्टम के साथ अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया, अगर किसी भी सिस्टम के साथ थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्यों होगा पहले तो ये बताओ। सर इक्विलिब्रियम में आने के लिए। नहीं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस तभी होगा ना जब प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तभी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा। यस सर। यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस चेंज होने से पीवीटी चेंज, मतलब पीवीटी चेंज होने से थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। यस सर। अगर पीवीटी चेंज होगा तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। यस सर। तो सिंपल हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक फंक्शन क्या होता है, सिंपल आप ये बोलिए, जो थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है वो क्या होता है। आप ये बोल सकते हो कि एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मतलब एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। और एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी का चेंज तो होगा ही होगा जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस करेंगे, या नहीं होगा। अगर यस सर। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कर रहे हैं तो पीवीटी चेंज हो रहे हैं, पीवीटी चेंज हो रहे हैं तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है नहीं, तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी मतलब एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर थर्मोडायनामिक को फंक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, जितने भी आपको मैंने बताया ना, डेल सर देखो वो ई, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता क्यों है? वो तो देखो प्रोसेस तो हो ही जाता है ना। अब देखो कुछ भी, अगर कुछ भी पैरामीटर चेंज हो रहा है तो उसमें तो कंडीशन उसकी चेंज हो जाएगी ना। सर ऐसा तो नहीं है ना कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों। नहीं, वो तो देखो अपने आप को कुछ कंडीशन होती है, जैसे एटमॉस्फेयर के साथ उसने करना है या प्रेशर इक्वल करना है, कुछ ना कुछ कंडीशन तो होती है ना, वो कब तक राइज करता है वो कंडीशन के ऊपर है। जैसे मान लीजिए प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, तो गैस उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है, या कुछ भी हीट फ्लो होती ओके। है। ठीक है नहीं, मतलब ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या रहती है, कंजर्व रहती है ना। यस सर। तो अगर कुछ भी फिनोमिना करते हो तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये होता है। जो वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हीट होती है वो इंटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा कुछ होता है यस सिंपल। सर। ओके। ठीक है नहीं, तो देखिए जो थर्मोडायनामिक फंक्शन होते हैं, तो पहले जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी थी वो ई थी, अब डेल्टा कर दीजिए। डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी नहीं, डेल्टा जी। ठीक है नहीं, वर्क को हम डब्ल्यू ही लिख देते हैं और क्यू को भी हम क्यू ही लिख देते हैं। वैसे तो डेल्टा क्यू लिखना चाहिए, तो इसको क्यू ही लिख देते हैं, हीट चेंज है बट ये वर्क। तो ये सारे के सारे क्या हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं। अगर मैंने डेल्टा लगा दिया तो वो थर्मोडायनामिक फंक्शन है। अब देखिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, शायद आपने सुना हो, पता हो तो बता सकते हो। देखिए स्टेट फंक्शन वो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, या ये सर बोल सकते हैं। इनिशियल वर्सेस मतलब फाइनल माइनस हाँ, इनिशियल। इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर जो डिपेंड करता है वही बोल सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। यस यस। सर।
सेम स्टेट फंक्शन वही होते हैं, स्टेट फंक्शन वही होते हैं दोज फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ सिस्टम, जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक फंक्शंस। देखिए तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, दोज फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ सिस्टम, यानी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे। अब इसमें कौन कौन से होते हैं स्टेट फंक्शन, अभी आपने किए तो नहीं है बट फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में। जितने भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखे हैं ना वो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। ये स्टेट फंक्शंस हैं सारे, यानी कि स्टेट फंक्शन मतलब ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते ये, ठीक है नहीं। मतलब अभी क्या होता है डेल्टा ई डेल्टा एच आगे पढ़ेंगे अब इसको पूरा, बट अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है नहीं। पाथ फंक्शन क्या होगा फिर, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस में सर क्या जो, होता है हाँ वही, ठीक है नहीं, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो दोज फंक्शन हुज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, तो heat। पाथ फॉलोड में क्या क्या हो जाएगा, हीट, ठीक है नहीं। और जैसे ये वर्क, वर्क भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर हीट और ये वर्क, देखिए आपने किया होगा वर्क थर्मोडायनामिक, देखो आपने शायद दूसरा मैकेनिकल वर्क किया होगा, आपने सुना होगा कि वो मे बी स्टेट फंक्शन नहीं, वर्क आपको बताओ क्या बोलते हो ये अभी सर कंजर्वेटिव एक फोर्स होता है जो सिर्फ नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं। ठीक है नहीं। वो देखो हीट और वर्क जो होते हैं ना वो स्टेट फंक्शन होते हैं, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए नॉर्मली अगर आप इंस्टीट्यूट आते हो, ठीक है नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट आते हो दो रास्ते हैं, एक शॉर्टेस्ट वे है और एक लॉन्गेस्ट वे है। बताओ अगर आप दोनों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट वे से आओगे तो आपको वर्क कहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा, सर लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में सर ज़्यादा वर्क जिसका होगा। लॉन्ग पाथ है। प्रैक्टिकली सोचो आप, प्रैक्टिकली देखो उसको इस तरह से मत सोचना ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये थर्मोडायनामिक वर्क है। अगर थर्मोडायनामिक वर्क है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और वैसे भी हीट भी देखो तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा तो वहाँ से आपकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। आता है ना पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, गर्मी लगती है जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हीट मतलब उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस हैं, कहने का सिंपल मीनिंग ये है ये, ठीक है नहीं। और जो हीट और वर्क क्या सर होते हैं, इस वर्क को मैकेनिकल वर्क से नहीं कंपेयर कर सकते? नहीं मैकेनिकल वर्क थोड़ा अलग होता है बट आता रिलेशन वहीं से ही है, बट इसको मैकेनिकल वर्क से रिलेशन नहीं कर सकते। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, रिलेशन वहीं से ही आता है नो डाउट, बट वो कंपेयर नहीं कर सकते। तीन टाइप के वर्क होते हैं, एक तो मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल और एक थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक में पीवी से वर्क, पीवी आता है मेनली प्रेशर वॉल्यूम। तो किस किस स्टेप में आप लेके जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पर जाते हो, मान लीजिए ये कंडीशन मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये स्टेज है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है नहीं, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है ना। और ये मान लीजिए ऐसे जा रहे हो आप ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर। अब दो वे हैं, एक तो आप ऐसे जा रहे हो देखो ए बी सी, और एक देखो ए बी सी के थ्रू जा रहे हो और एक डायरेक्ट जा रहे हो। दोनों में अगर मैं बात करूं वर्क डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। क्योंकि ये प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ ओके। डिपेंडेंट है ये, ठीक है नहीं। और अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो वो ए बी सी हो चाहे ए सी हो वो सेम होगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। आगे करोगे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा अपने आप, आगे पूरा डिटेल में बताना है मेरे को आपको, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, सब बताना है अभी मेरे को आपको। अभी बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, और ये वाली टर्म्स होती हैं। आगे करेंगे कि टर्म को पूरा डिटेल में करना है हमने अभी ये, ठीक है। और ये पाथ फंक्शन, हीट भी बताना है, वर्क भी बताना है, पूरा बताना है अभी आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, शायद आपने सुना भी होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सुना हुआ नहीं सुना हुआ, यस सर। जरा बताइए क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास सर जो, डिपेंडेंट होती हैं। हाँ मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास इंडिपेंडेंट। एग्जांपल बताइए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर। टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं, टेम्परेचर। और बताइए, सर ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
ग्रेविटी ऑन अर्थ, बिल्कुल वो भी बोल सकते हो, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम बोले कि ये सही बता रहे हो आप, ठीक है नहीं। जैसे फर्स्ट आपने बताया टेम्परेचर, ठीक है नहीं, ग्रेविटी ऑन अर्थ, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल जी से नहीं, जी से रिप्रेजेंट करते हो ना उसको। जैसे आप मेरे को ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, इंटेंसिव यस सर। प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं। जैसे सरफेस टेंशन, प्रेशर भी। प्रेशर नहीं बोल सकते आप, मोल्स सर चेंज होने से। फ्रीक्वेंसी। हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो प्रेशर बोल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाइए तो प्रेशर एक्सर्ट बढ़ने जाएगा, प्रेशर कैसे बोल दोगे? प्रेशर आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ना कि इंटेंसिव, ठीक है। आप खुद बताओ, मोल्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा? सर चलिए क्योंकि अब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर इंटेंस मतलब एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव डिवाइड करके हाँ इंटेंसिव हाँ हाँ बनता बिल्कुल, है, वो भी सही बात है, वो भी बताऊंगा अभी मैं, अभी आएगा वो भी। इसलिए मुझे जैसे लगा देखो, प्रेशर भी होगा। नहीं नहीं, जैसे डेंसिटी देखिए, डेंसिटी गैस की नहीं बोल सकते, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड, ठीक है नहीं, सॉलिड या लिक्विड, ये भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है नहीं। जैसे और एग्जांपल्स जैसे आप बोल सकते हो, तो मतलब, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। नहीं सारी नहीं बोल सकते कंसंट्रेशन टर्म्स आप, कैसे बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे बोल देंगे, उसमें तो मास आता है, मास चेंज करेंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव। इंटेंसिव, तो ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एक्सटेंसिव में बताइए जरा एग्जांपल, मास डिपेंडेंट। फिर प्रेशर। मोलारिटी प्रेशर, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटी। हाँ ये सब आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो मेनली आप सभी की जगह बस मास लिख दो, बहुत है, ठीक है नहीं। मोल्स लिख दो, वॉल्यूम लिख दो, ठीक है नहीं, मोल्स, ठीक है नहीं। इवन ये जो एक्सटेंसिव, ये भी जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, हीट, ये भी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये भी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। अब जो आप बोल रहे थे ना, जो आपने रीड किया हुआ था कहीं पर, देखिए वो मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये सही बोल रहे हैं कि जो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो रेशो होती है ना, इंटेंसिव बाय इंटेंसिव, सॉरी, इंटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव, इंटेंसिव डिवाइडेड बाय, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिव बन जाती है। तो फिर उस हिसाब से तो अगर हम मोल्स बाय वॉल्यूम करें तो हमें मिल जाएगा प्रेशर। यस सर। मोल्स बाय, सर अगर मोलारिटी देखे तो मोलारिटी क्या होते हैं? मोल्स अरे अपॉन। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मोलैरिटी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव नहीं होती, क्योंकि वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वो तो फिक्स है, यस। ठीक है, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मोलैरिटी, वो पर यूनिट वॉल्यूम है, जो पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यूनिट वॉल्यूम के लिए देख रहे हो ना वो तो आप। यस नहीं सर। नहीं ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मोलैरिटी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि वो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मतलब 1 लीटर पर यूनिट पर लीटर वॉल्यूम है, तो उसके लिए तो वॉल्यूम फिक्स है ना, या नहीं समझ रहे? यस यस। सर। ठीक है नहीं, सही है वो पॉइंट, गलत नहीं है वो, ठीक है नहीं। जैसे देखो इसमें एग्जांपल आपने अपने आप ही दे दिया एग्जांपल मोलैरिटी का, ठीक है नहीं। तो एग्जांपल मैं एक और बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन। मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, बट ये ध्यान रखना फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए लगाना बस ये कंसेप्ट आप, ठीक है नहीं, गैसेस के लिए चेंज हो जाता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो ये भी इंटेंसिव है और ये भी इंटेंसिव है, इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव। क्लियर है ये पॉइंट? यस। ठीक है नहीं, आपने मोलैरिटी की भी एग्जांपल दी है, बिल्कुल सही है वो भी, ठीक है नहीं, ये क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। तो देखो अब एक पॉइंट और बताता हूँ, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना,
जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होती है, यानी कि उसको आप ऐड कर सकते हो, बट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिटिव होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एडिटिव होती हैं, मतलब वो ऐड हो जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती हैं। और हाँ, अगर हम बात करें जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो ऐड नहीं हो सकती, जिसका मतलब क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, वो क्या होती है, नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव, ठीक है, नॉन एडिटिव इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्लीज, इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर में मास लेते हो m1 का, ठीक है नहीं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मास लेते हो, ठीक है नहीं, मैं मास लेता हूँ, वॉल्यूम लेता हूँ और डेंसिटी लेता हूँ और मिक्स कर देता हूँ कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में, ठीक है। ये कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए प्लीज इसको ना आप इस तरह से देखिए, मास और ये कंटेनर 1 और कंटेनर 2, इस तरह से, जैसे मान लीजिए कंटेनर 1 में मैं मास ले लेता हूँ m1, कंटेनर 1 और कंटेनर 2, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं, कंटेनर 2। अब यहाँ पर क्या है, कंटेनर 1 2 दोनों, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, मान लीजिए यहाँ पर कंटेनर 1 का वॉल्यूम है v1, ठीक है नहीं, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम है मान लीजिए v1, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2v1। फिर टू और मास इसका m1 है और इसका भी m1 है, तो कितना हो जाएगा, 2m1। इसका मान लीजिए डेंसिटी d1 है, इसकी भी डेंसिटी d1 है, तो क्या रहेगी इसकी डेंसिटी, d1। d1 ही रहेगी, एडिटिव नहीं है। समझ आया पॉइंट या नहीं आया। यस। तो जो एडिटिव, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाती है, पर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐड नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेरे को जरा बताइए सोच के। नेक्स्ट पॉइंट मेरे को बताएंगे जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सोचिए जरा। इंटेंसिव। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कैसे बताइए, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कैसे, एक्सटेंसिव बताइए। देखिए आपको बताते हैं, रुको, दोनों होती है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। केस 1, ठीक है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने किया हुआ है गैसियस स्टेट में, पी एम बाई आर टी, याद है, यस। पी एम बाई आर टी। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर आप मास बढ़ाते जाएंगे, देखो आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट है, मोलर मास तो कांस्टेंट है, और ऊपर से प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, मास बढ़ाते जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, यस। ठीक है नहीं, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लेता हूँ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं हम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, B इज इक्वल टू दी पी एम बाय आर टी। अब देखिए ध्यान से, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई मेरे को आप ये बताइए, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है, आप ये जस्ट एग्जांपल समझना, एलपीजी सिलेंडर में जब आप फिलिंग करते हो तो फिलिंग करने से क्या होगा, जैसे जैसे मास ऐड होगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम, रिजिड। हाँ रिजिड बॉडी है, यहाँ पर मास ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है, अगर मास ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
इंक्रीज। तो बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम में तो डेंसिटी फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव। याद रखना ये पॉइंट, यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ? सर एक बार और ये बता दो केस 2। केस 2, आप जस्ट बस एग्जांपल ले लीजिए एलपीजी सिलेंडर की। अब बताओ वो फिक्स होता है, रिजिड बॉडी होती है कि नहीं होती? यस सर। अब आप खुद बताओ, उसमें अगर आप गैस फिलिंग करते जाओगे तो गैस फिलिंग करते जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे सिलेंडर के वॉल्स के ऊपर। यस तो वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसी को स्ट्राइक करने को तो हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर। तो पहले कम मोल्स थे, अब मोल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो प्रेशर क्या हो गया? ओके। प्रेशर बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। बट ये तब वैलिड है जब वॉल्यूम जब कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी तक कितने पैरामीटर्स कर लिए हमने? मैंने आपको सारे बेसिक पैरामीटर्स बता दिए हैं।